नमस्कार साथियों, मैं पंकज। सीटेट की परीक्षा में अब देखेंगे काफ़ी कम समय बचे हुए हैं, तो अंतिम समय में आपके लिए प्रीवियस ईयर के प्रश्न काफ़ी मायने रखते हैं। तो इसी कड़ी में हमने प्रीवियस ईयर के प्रश्नों का अलग अलग सेट डाला हुआ है इससे पहले। तो अभी तक आपने वो सारी वीडियो नहीं देखी है तो आप एक बार जाके देख लीजिए, आपके लिए वो काफ़ी फ़ायदेमंद होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम 21 दिसंबर 2021 को जो पेपर हुए थे आपके, तो उसके अंतर्गत बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न आए थे, उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को थोड़े से समय में देखेंगे। इस प्रश्नों को आप एक बार देख लेते हैं, प्रीवियस ईयर की वीडियो को आप एक बार देख लेंगे तो आप देखेंगे कि सीटेट एक ऐसी परीक्षा है जहां प्रीवियस ईयर के प्रश्न बार बार रिपीट करते हैं, तो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। तो ये वीडियो की शुरुआत करते हैं और महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हुए चलते हैं। तो पहला प्रश्न देखेंगे, आपसे पूछा था विकास है, आपको ये बताना है। एक आयामी है तो एक आयामी आपका विकास नहीं होता, ये आप सभी को पता होगा, तो ये आपका विकल्प नहीं होगा। एक दिशीय भी आपका नहीं होता है। आप देखेंगे कि विकास में बदलाव किया जा सकता है, जी हाँ, यही आपका विकल्प सही होगा। तो इस प्रकार से आपको विकल्पों को पकड़ने छांटने आना चाहिए। आइए वही अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे, आपसे पूछा है इनमें कौन सा पूर्णतः आनुवांशिकी द्वारा पूर्व निर्धारित होता है, आपको वही बताना है। तो मित्रों का चयन, आंखों का रंग, आपका शैक्षणिक सफलता, शिक्षा में रुचि। तो आपको इसमें देखने से ही पता चल रहा है, आनुवंशिकी से पूछा हुआ है तो मित्रों का चयन आनुवंशिक कोई मतलब नहीं है, तो पहला विकल्प नहीं होगा। उसके बाद शिक्षा में रुचि से भी कोई मतलब नहीं है, शैक्षणिक सफलता भी आनुवंशिकता पर निर्धारित नहीं होती है। जो आंखों का रंग होता है वो आपकी आनुवंशिकता से निर्धारित होती है, तो आपका दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। इसी प्रकार के प्रश्न आप देखेंगे आपके सीटेट में बनते हैं, तो ये सारे प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। सीखने की वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसमें बच्चे स्कूल जैसी सामाजिक संस्थाओं में प्रवेश करके सीखते हैं, तो आपको वही इसमें बताना है। परिपक्वता, निष्क्रिय समाजीकरण, प्राथमिक समाजीकरण और द्वितीय समाजीकरण, आपको इसमें बताना है कि आपका इसमें कौन सा विकल्प होगा। तो आप देखेंगे कि जो विद्यालय होता है, स्कूल होता है, वो समाज का द्वितीय समाजीकरण के अंतर्गत आता है, तो इसमें आपका विकल्प दूसरा सही हो जाएगा, चौथा सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न में देखेंगे कोहल वर्ग के भौतिक विकास के सिद्धांत के दूसरे स्तर यानी पारंपरिक नैतिकता की तीसरी अवस्था को क्या कहा जाता है, आपको ये इसमें बताना है। तो आप देखेंगे कि आपके इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन दिया हुआ है आज्ञा पालन एवं दंड अभिविन्यास। उसके बाद आप दूसरा देखेंगे अच्छा लड़की और अच्छा लड़का और अच्छी लड़की अभिविन्यास। तो आपका यही आता है कोहल वर्ग के नैतिक जो कि तीसरी अवस्था है उसके अंतर्गत, तो आपका विकल्प दूसरा ही इसमें सही हो जाएगा। आइए उसके आगे देखते हैं। आगे देखेंगे, आपसे आगे प्रश्न पूछा है जीन प्याजे से जुड़ा हुआ। तो जीन प्याजे के सिद्धांत में वर्तमान स्कीमा द्वारा परिवेश को समझ पाने की असमर्थता के कारण नए स्कीमा की रचना क्या कहलाती है, आपको ये बताना है। इस समायोजन कहलाती है, आत्मसातीकरण कहलाते हैं, अनुकूलन कहलाता है कि संगठन कहलाता है, आपको वो बताना है वो क्या कहलाता है। तो आप देखेंगे कि जो आपका समायोजन है वही कहलाता है, तो विकल्प आपका पहला ही सही हो जाएगा। आइए इसके आगे देखते हैं। अगले प्रश्न में देखेंगे, आपसे पूछा है पियाजे के अनुसार कौन सा संप्रत्यय कार्य रूप सूचना को संगठित और प्रतिपादित करता है, तो आपको वही इसमें बताना है। तो व्याख्यात्मक, प्रतिदर्शक, उसके बाद स्कीमा, अग्रिम संगठन, उसके बाद संवेदी मुद्रक। तो आपको इसमें बताना है कि आपका इसमें कौन सा विकल्प सही होगा। तो जो आपका स्कीमा दिया हुआ है स्कीमा ही होगा, कार्य रूप सूचना को संगठित करता है, तो आपका विकल्प दूसरा सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले में देखेंगे, आपसे पूछा है रश्मि अपनी कक्षा में विद्यार्थियों को सीखने की क्षमता को ध्यान में रखकर विभिन्न प्रकार के कार्यकलापों का उपयोग करती है और सहपाठियों द्वारा अधिगम को बढ़ावा देने के लिए समूह भी बनाती है। तो निम्नलिखित में से इसका समर्थक करता है, किसका समर्थन करता है, आपको वो बताना है। तो आपके देखेंगे जो सिगमंड फ्राइड का मनोयौगिक सिद्धांत दिया है वो है कि लेव वैगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, लॉरेंस कोहलर का नैतिक विकास का सिद्धांत, वी.एफ. स्किनर का व्यवहारवादी सिद्धांत। तो आपको इसमें यही बताना है कि ये कौन है। तो आप देखेंगे कि जो लेव वैगोस्की का सांस्कृतिक और सामाजिक सिद्धांत है वही इसमें होगा, तो आपका विकल्प इसमें दूसरा सही हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं, आप थोड़ी सी सावधानी से अच्छे से समझते हुए चलेंगे तो इन सारे प्रश्नों को आप आसानी से हल कर ले जाएंगे। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। इनमें से कौन सा अध्यापक द्वारा पाठ का उदाहरण नहीं है, यानी इसके फोल्डिंग का उदाहरण नहीं है, आपको वही बताना है। इसमें कौन सा आपका इसके फोल्डिंग का जो है वो उदाहरण नहीं है। तो आप देखेंगे कि आपका दिया हुआ है रटना, आप देख के ही पकड़ सकते हैं। रटना आपका रूट जो लर्निंग होता है वो उदाहरण नहीं होता है इसके फोल्डिंग का, तो आपको ऐसे ही लगाना है ये विकल्प।
आइए आगे देखते हैं। तो अगले प्रश्न में देखेंगे, आपसे पूछा है निम्न में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय पद्धति एक संरचनावादी कक्षा के लिए उपयुक्त नहीं है। ये भी आपका नेगेटिव में इसका भी जवाब देना है। तो आप देखेंगे वेधन व दोहराव, पहले ही आपको ध्यान डायरेक्ट इस पे जाना चाहिए और विकल्प को पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आपका विकल्प इसमें तीसरा सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न में देखेंगे, आपसे पूछा है कि निम्न में से किसने सामान्य बुद्धि के विचार को नकारा और बुद्धि के अनेक विशिष्ट संसाधन सक्रियाओं को पदों के रूप में परिभाषित किया है। आपको वही बताना है, आपका ये कथन है और इसको बताना है कि किसने प्रतिपादित किया। तो आप देखेंगे कि जो आपका यहाँ पे दिया हुआ है हार्वर्ड गार्डनर, जहाँ पे भी बुद्धि की बात की जाए तो आप देखेंगे बुद्धि के विशिष्ट संसाधनों के पदों में को परिभाषित आपके हार्वर्ड गार्डनर महोदय जी ने ही किया है। तो आपका विकल्प इसमें चौथा सही हो जाएगा। आइए वही अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे, आपसे पूछा है एक संरचनावादी कक्षा में निम्न में से किस पर महत्व दिया जाना चाहिए। आपको वो बताना है। संकलनात्मक मूल्यांकन पे, रचनात्मक मूल्यांकन पे, उसके बाद देखेंगे एक आयामी मूल्यांकन पे, मानवीकृत एवं एक समान मूल्यांकन पे। आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है पहला विकल्प में संकलनात्मक मूल्यांकन, उसके बाद संरचनात्मक मूल्यांकन। तो आपको यही बताना है कि इसमें से आपका कौन सा विकल्प सही होगा। तो जो आपका संरचनात्मक मूल्यांकन दिया हुआ है तो दूसरा ही विकल्प आपका सही हो जाएगा। ये पढ़ने से ही पता चल जा रहा है। आइए वही अगले प्रश्न को देखते हैं। वैगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार निजी संवाद के बारे में आपको बताना है कि निजी संवाद क्या है, आपको वही इसमें बताना है। तो आप देखेंगे कि जटिल कार्य करते समय बच्चों को उनके व्यवहार का संचालन करने में ये सहायता करता है निजी संवाद। तो आपका विकल्प इसमें तीसरा सही हो जाएगा। आइए ऐसे ही आगे प्रश्न देखते हैं। आगे देखेंगे लड़कियों को गुलाबी कपड़ों और गुड़ियों से जोड़ा जाता है और लड़कों को नीले कपड़ों और कारों से जोड़ा जाता है। यह किसको दर्शाता है। तो आप देखेंगे ये जेंडर रूढ़िवादिता को दर्शाता है। तो आपका विकल्प इसमें चौथा सही हो जाएगा। इसमें आपको आगे कुछ देखने की ज़रूरत ही नहीं है। आइए आगे देखते हैं कथन निष्कर्ष से। आप देखेंगे आपके 1 से 2 प्रश्न हर शिफ्टों में देखने को मिलेंगे। तो कथन निष्कर्ष काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। आप देखेंगे दिया हुआ है इसमें आपके कथन में, शिक्षा असफल हो जाती है जब बच्चों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे प्राप्त ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनर्उत्पादित करें। आपसे देखेंगे पहले कथन में ही आपका दिया हुआ है कि शिक्षा असफल हो जाती है जब बच्चों से ये अपेक्षा की जाती है कि वो ज्ञान। तो ये आपका कथन आप देखेंगे कि ये कथन आपका सही है। उसके बाद वही अगर बात की जाए आपके दूसरे की कारण की, तो देखेंगे जानकारी का पुनः उत्पादन बच्चों के सीखने का अर्थपूर्ण उदक है। आपको ये बताना है। आप देखेंगे दूसरे कथन में आपका दिया हुआ है कि जानकारी का पुनः उत्पादन बच्चों के सीखने का अर्थपूर्ण उदक है। तो आप देखेंगे कि ये वाला गलत है आपका। जो जानकारी होता है पुनरुत्पादन बच्चों का, वो अर्थपूर्ण उदक नहीं होता है। तो आप देखेंगे कि आपका ये सही है और लेकिन इसमें आर गलत है। तो आपका विकल्प इसमें तीसरा सही हो जाएगा। आइए वैसे ही अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले में देखेंगे आपसे पूछा है एक संरचनावादी कक्षा में अध्यापक और छात्रों की क्या भूमिका होती है। आपको इसमें बताना है एक संरचनावादी कक्षा में। आप देखेंगे अध्यापक और छात्रों दोनों ही क्रियाशील होने चाहिए। तो आपका तीसरा विकल्प डायरेक्ट ये सही हो जाएगा। इस प्रकार से आपको विकल्पों को पकड़ने आना चाहिए। आइए वही अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे आपसे पूछा है एक कक्षा में अध्यापिका विभिन्न जातियों के समूहों वाले अधिगमकर्ताओं के लिए समावेशी वातावरण की रचना कैसे कर सकती है। आपको वही इसमें बताना है तो कैसे कर सकती है। तो आप देखेंगे कि दिया हुआ पहला, अपनी उन अवधारणाओं को पूर्वाग्रहों पर चिंतन करके जो बच्चे के शैक्षणिक अनुभव को सीमित करते हैं। तो आपका इसमें पहला सही है। उसके बाद कक्षा में बच्चों के अनुभवों को विविधता को शामिल करके, ये भी आपका सही है। संस्था में समानता के मूल्य संस्कृति पर बल देकर, तो आपका ये भी सही है। छात्रों को प्रोत्साहित करें कि वे स्वयं मानकीय पाठ्यक्रमों का अनुकूलन बना, नहीं, ये आपका विकल्प नहीं होगा। पहला, दूसरा और तीसरा जिसमें दे है तो आपका सही हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं। आगे देखेंगे तो आपका दिया हुआ है रमकीय की कक्षा में एक दृष्टिबाधित छात्र है। समावेशी कक्षा में इस संदर्भ में
उसे क्या निर्देशात्मक समायोजन करना चाहिए, आपको वही इसमें बताना है। तो आप देखेंगे कि पहला विकल्प दिया हुआ है विविध प्रकार के दर्शनात्मक प्रस्तुतिकरण देकर। उसके बाद दूसरा में देखेंगे मुद्रित पुस्तकें उपलब्ध कराकर। उसके बाद तीसरे में देखेंगे दिया हुआ है त्रिविमीय नक्शे और चार्ट जैसे स्पर्शनीय संस्थाओं का प्रावधान करके। उसके बाद चौथा देखेंगे छोटी मुद्रा वाली कार्यशीट प्रदान करके। तो आपको यही बताना है। तो अगर आपको इसमें कुछ समझ में ना आए तो जो बड़ा वाला विकल्प दिया होगा वही आप मार देंगे तब भी सही हो जाएगा, लेकिन वैसे पढ़ लेंगे तो आप देख लीजिए त्रिविमीय नक्शे व चार्ट जैसे स्पर्शिक संसाधनों का प्रावधान करके। तो ये आपका विकल्प इसमें तीसरा सही हो जाएगा। आइए वही अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे आपसे पूछा है कि रीना कक्षा में दी गई किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए अलग अलग तरकीबों के बारे में सोचती है, तो यह निम्न में से किसका प्रतीक है, आपको यह बताना है। जो वह रीना है जो अलग अलग तरकीबों के बारे में सोचती है तो किसका प्रतीक है वही आपको बताना है। तो ये अपसारी चिंतन के अंतर्गत आता है, जिसमें तरीके बहुत सारे हो जाते हैं तो उस अपसारी चिंतन के अंतर्गत वो आता है। तो आपका इसमें चौथा विकल्प सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देते हैं। राजू 61 के स्थान पर 16 लिखता है और बी के स्थान पर डी अक्षरों का अक्सर भ्रमित होता है, तो ये प्राथमिक लक्षण है। आपको ये बताना है कि ये किसके आपके प्राथमिक लक्षण है। तो आप देखेंगे ये पैटर्न वैकल्य के अंतर्गत आता है, तो पहला ही विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। आगे आपको इसमें देखने की जरूरत ही नहीं है। आइए इससे आगे देखते हैं। तो अगले प्रश्न में देखेंगे आपसे पूछा है एक समावेशी कक्षा में विशेष बच्चों को किस प्रकार सहायता मिल सकती है, आपको वही इसमें बताना है। तो आपके इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं व्यक्ति लक्ष्यों का निर्धारण, तो आपका ये पहला विकल्प सही है। उसके बाद प्रत्यात्मक संस्कृति, तो ये देखेंगे ये आपका नहीं होगा। उसके बाद सहयोगात्मक अधिगम ये होगा। उसके बाद मानवीकृत निर्देशन ये नहीं होगा। तो पहला और तीसरा जिसमें दिया हुआ है तो वो सही हो जाएगा। तो तीसरा विकल्प में दिया हुआ है तो इस प्रकार से ये इसमें सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो एक संरचनावादी परिप्रेक्ष्य में बच्चों को किस प्रकार समझा जा सकता है, आपको वो इसमें बताना है। तो पहला देखेंगे निष्क्रिय प्राणी के रूप में, छोटे वयस्कों के रूप में, उसके बाद दुष्ट जीव के रूप में जिसे सभ्य बनाने की ज़रूरत है, अपने पर्यावरण को समझने की उत्सुकता करते हुए। आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा है। तो आपका इसमें चौथा विकल्प ही सही हो जाएगा, अपने पर्यावरण को समझने की उत्सुकता के लिए। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे आपसे पूछा है कि बच्चों की असफलता के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। बच्चों की असफलता के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है, आपको इसमें ये बताना है। तो आप देखेंगे आपके ऑप्शन दिए हुए हैं बच्चों को असफलता का गुणारोपण हमेशा उनके आनुवंशिकी दोषों से किया जा सकता है। तो आप देखेंगे कि आपका ये गलत है, आनुवंशिकी से ऐसा कुछ नहीं करेंगे। बच्चों की असफलता का कारण व्यवस्था द्वारा बच्चों के व्यक्तिगत जरूरतों को अनदेखा करना है। आप देखेंगे कि दूसरे विकल्प में आपका दिया हुआ है कि बच्चों की असफलता का कारण व्यवस्था द्वारा बच्चों की व्यक्तिगत जरूरतों को अनदेखा करना है। तो आपका ये विकल्प पॉजिटिव रूप में है। आप जो व्यवस्था करेंगे उसमें अगर बच्चों को अनदेखा करेंगे तो वही असफलता का कारण है। तो इसमें आपका दूसरा ही विकल्प सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे आपसे पूछा है एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को कैसे बढ़ावा दे सकती है, आपको ये बताना है कि एक शिक्षिका अपने प्राथमिक कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को कैसे बढ़ावा दे सकती है। तो आप देखेंगे विषय वस्तु विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित स्थापित करके। तो आपका विकल्प इसमें तीसरा सही हो जाएगा। आइए वही आगे देखते हैं। तो अगले प्रश्न में देखेंगे आपसे पूछा है अनुपमा अपनी कक्षा में विज्ञान पढ़ाते हुए गणित के संप्रदायों के साथ संबंध बनाती है। इस प्रकार का शिक्षा अधिगम के हस्तांतरण एवं अंतः विषयात्मक अधिगम को बढ़ावा देगा। उसके बाद ज्ञान के अर्जन में रुकावट उत्पन्न करेगा। उसके बाद अधिगम के रुकावट उत्पन्न करेगा, क्योंकि यह छात्रों को बोझ को बढ़ाएगा, छात्रों के भ्रांतियों को बढ़ाएगा। आपको इसमें से ये बताना है कि आपका कौन सा इसमें विकल्प सही होगा। आप देखेंगे कि आपका पूछा है प्रश्न में कि अनुपमा अपनी कक्षा में विज्ञान पढ़ाते हुए गणित के संप्रदायों के साथ संबंध बनाती है। इस प्रकार का शिक्षा शास्त्र आपको क्या कहलाता है वही बताना है। तो आप देखेंगे कि पहला विकल्प दिया हुआ अधिगम के स्थानांतरण और अंतः विषयक अधिगम को बढ़ावा देगा। तो पहला ही विकल्प आपका इसमें सही हो जाएगा। आगे आपको देखने की जरूरत ही नहीं है। आइए वही अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे आपसे पूछा ये जानकारी किस स्मृति में संगठित है, आपको ये इसमें बताना है।
कि जो आपकी ये जानकारी दी हुई है किस में ये आपकी संगठित है, आपको ये बताना है। बाइक की सवारी करने की प्रक्रिया में आप देखेंगे। उसके बाद धुले कपड़ों के तह करने की प्रक्रिया। उसके बाद 7 वर्ष की उम्र में एक पेड़ पर चढ़ने का अनुभव, आपको ये इसमें से बताना है। तो आप देखेंगे कि जो आपका दिया हुआ है 2 नंबर, धुले हुए कपड़ों की तरफ तह करने की प्रक्रिया, तो वो आपका दीर्घ का अवधि स्मृति हो जाएगा। तो इसमें आपका विकल्प यही सही हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि इस प्रकार से ये विकल्प इसमें आपका सही है। आइए वही अगले प्रश्न को देखते हैं। तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन बच्चों की त्रुटियों को समझने के लिए सही नहीं है? बच्चों की त्रुटियों को समझने के लिए कौन सही नहीं है, आपको वो इसमें बताना है। तो आप देखेंगे कि यह कक्षा में छात्रों को ग्रेड और पदों को निर्धारित करने में मदद करता है। तो नहीं में पूछा है तो ग्रेड की जहाँ पे बात आ गई तो पहला ही विकल्प आपका इसमें सही हो जाएगा। आगे देखने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। आइए वही अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे पूछा है किस प्रकार की प्रेरणा उन गतिविधियों से जुड़ी है जो अपने आप में आनंदमय व संतोषजनक है, आपको ये बताना है कि किस प्रकार की प्रेरणा जुड़ी है। तो जो आंतरिक अभिप्रेरणा है आपका पहला ही विकल्प इसमें सही हो जाएगा। आइए वही अगले को देखते हैं। तो अगले प्रश्न में देखेंगे शिक्षिका की अपने विद्यार्थियों की अपेक्षा, आपको आगे आपके ऑप्शन दिए हुए हैं देखेंगे, उनके अधिगम पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। तो आपका पहला ही विकल्प इसमें भी सही है। तो आगे देखने की ज़रूरत ही नहीं है, पहला ही आपका सही हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं। बाल केंद्रित कक्षा में सृजन कैसे किया जा सकता है, आपको ये बताना है। तो आप देखेंगे कि शिक्षार्थियों को उनके निष्पादन के बारे में समय पर प्रतिपुष्टि देकर, तो पहला ही विकल्प इसमें ही सही है। आगे आपको विकल्प देखने की ज़रूरत ही नहीं है। आइए वही अंतिम प्रश्न को देखते हैं। तो अंतिम प्रश्न में देखेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या प्रस्तावित करती है, आपसे वो पूछा है। तो आप पहला देखेंगे विकल्प आपका दिया हुआ है कि विद्यालय की पाठ्यचर्या की विषय वस्तु में कटौती आपको प्रस्तावित करती है, आपको ये बताना है। तो ये बात आपका पहला वाला सही है। दूसरा देखेंगे विद्यालय की पाठ्यचर्या के लचीलेपन में वृद्धि, ये भी आपका सही है। रटन अधिगम को महत्व देना, ये महत्व नहीं देना है, ये गलत है। उसके बाद विवेचात्मक चिंतन को महत्व देना, ये भी आपका सही है। तो पहला दूसरा चौथा सही है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे प्रीवियस वर्षों में आपके प्रश्न आए हुए हैं। तो इन प्रश्नों को आप एक बार अच्छे से देख लेंगे, समझ लेंगे, तो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। तो कैसी लगी वीडियो आप ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, धन्यवाद।